नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल का संगठन। यानी वायुमंडल का संगठन का मतलब है कि वायुमंडल किन किन तत्वों से निर्मित है या वायुमंडल के अंदर कौन कौन से जो विशेष रूप से भागीदारी निभाते हैं। जैसे गैस हो गई, जैसे अपन बात करते हैं धूल के कण हो गए, जल वाष्प हो गए, अक्रिय या सक्रिय दोनों प्रकार की गैसें हो गई। तो ये जो जितने भी है, नमक के कण है, धुआं है, राख है, इनसे निर्मित क्या होता है वायुमंडल। अपन वायुमंडल में किन किन को शामिल करते हैं, यानी जो वायु के अंदर यानी जिनसे वायुमंडल यानी जो वायु के अंदर जो विद्यमान कण होते हैं, जैसे गैस हो गई, जल वाष्प हो गई, और जो नमक के कण है, धूल के कण है, राख के कण है, या अपन कह सकते हैं उल्का पिंड के कण हैं। ये जितने भी कण होते हैं, इन सभी से मिलकर क्या बनता है, वायुमंडल का निर्माण होता है। वायुमंडल का संगठन यानी वायुमंडल के संगठन में ये तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इन तत्वों से वायुमंडल के जो बादल होते हैं वो भी बनते हैं। यानी जैसे अपन कहते हैं वायुमंडल के जो बादलों का निर्माण है, इन तत्वों की विशेष भागीदारी होती है इनके बादलों के निर्माण में। या अपन कहते हैं जो गैसें वगैरह होती है ये वायुमंडल में, यह जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव समुदाय के लिए जो श्वास लेने के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, जिनके कारण क्या होता है, वायुमंडल का निर्माण होता है। हम प्रत्येक गैस यानी सबके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि वायुमंडल में किन किन तत्वों की कितनी कितनी भागीदारी है। जैसे मैं आपको बता दूं, वायुमंडल मुख्य रूप से अपन 3 भागों में पढ़ते हैं। यानी ठोस कणों से भी वायुमंडल का निर्माण हुआ है, गैस कणों से भी वायुमंडल का निर्माण हुआ है, और तरल पदार्थों के द्वारा भी वायुमंडल का निर्माण हुआ है। अपन कह सकते हैं कि जो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं के कुछ न कुछ कण या जो तत्व पाए जाते हैं, उन सब से क्या हुआ, वायुमंडल का निर्माण हुआ है। जैसे अपन बात करेंगे अलग अलग तत्वों के बारे में, यानी ठोस में कौन आते हैं, तरल में कौन आते हैं और गैस में कौन आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल के संगठन को अपन मुख्य रूप से 3 पदार्थों के रूप में अपन बांट सकते हैं इसको, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैसीय पदार्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ठोस पदार्थ की। जैसे धूल कण, यानी वायुमंडल में जो धूल के कण उड़ते हैं, जो धूल कणों से भी वायुमंडल का निर्माण हुआ, इन धूल कणों को अपन आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। धूल कणों को क्या कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। धूल कण को कहते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक। क्या कहते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक। यानी ये वायुमंडल में इस प्रकार से फैले हुए होते हैं ये धूल कण। जब बारिश आती है तो बारिश की जो जल बूंदे हैं ये इनके चारों ओर ये इस प्रकार से लिपट जाती हैं, इस प्रकार से। तो ये जो क्या करते हैं, आर्द्रता का काम करते हैं, तो इसलिए इनको आर्द्रताग्राही नाभिक कहा गया। यानी धूल के कण, वायुमंडल में कई सारे धूल के कण हैं। अपन देखते हैं जैसे सुबह और शाम आप जब देखते हो, जब शाम के सवेरे, जब आप शाम के जो समय होता है उस समय आप देखते हो तो आकाश में जो धूल भरा, यानी आपकी दृश्यता थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पूरे दिन की जो धूल होती है वो आकाश में धीरे धीरे फैल जाती है, अंतरिक्ष में, वायुमंडल में फैल जाती है। वाहनों से उड़ने वाली धूल है या पशुओं से जो पैरों से उड़ने वाली धूल है। अपन कहते हैं ना, शाम के समय को अपन कहते हैं गोधूली वेला, यानी गायों के खुर से उड़ने वाली जो रेत होती है ना, उसी रेत को अपन क्या कहते हैं, शाम के समय को गोधूली वेला कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। जैसे धूल के कण हो गए, नमक के कण हो गए, फिर अपन बात करते हैं राख, जो ज्वालामुखी से जो राख वगैरह निकलती है, उस वो राख, या धुओं से जलने से, जीवाश्म के जलने से जो राख ऊपर जाती है वो। फिर अपन करते हैं धुआं कण, यानी धुएं के साथ जो धुएं के कण होते हैं वो भी वायुमंडल में धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं। या उल्का पिंड, जैसे कोई उल्का पिंड गिरेगा वायुमंडल में तो कुछ उल्का पिंड के कण हैं जो वायुमंडल में रहते हैं, क्यों, उल्का पिंड टूटेगा धीरे धीरे नीचे आते हुए, या तो वो जलता हुआ आएगा, या कोई कठोर भाग हुए तो वो उसका अवशेष कुछ रूप में पृथ्वी के ऊपर भी गिरेगा, और कुछ वायुमंडल में भी नष्ट हो जाते हैं जो छोटे होते हैं। तो जो वायुमंडल में जो नष्ट हो जाते हैं तो उनके कण या उनका प्रभाव है वो वायुमंडल में रहता है, धूल कणों का, उल्का पिंड का, नमक का, राख का,
ये होते हैं धुआं कण का। फिर अपन बात करते हैं तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में मुख्यतः आपको ध्यान रखना है जल वाष्प। क्या ध्यान रखना है? जल वाष्प। और जो जल वाष्प है वायुमंडल में अपन कहेंगे जो ज्वालामुखी घटना होती है, आपको पता है जब ज्वालामुखी फूटता है तो सबसे ज्यादा जिस पदार्थ की या जिसके पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है वो होती है जल वाष्प। ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा ये कहां से निकलता है? जैसे अपन बात करते हैं ज्वालामुखी जब फटेगा तो ज्वालामुखी क्रिया के साथ ये सबसे ज्यादा होने वाली घटना है। यानी ज्वालामुखी से सर्वाधिक पदार्थ कौन सा निकलता है, तत्व कौन सा निकलता है? तो आपको ध्यान रखना है जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक निकलती है ज्वालामुखी से। फिर अपन बात करते हैं गैसीय पदार्थ, यानी जितनी भी वायुमंडल में सक्रिय और अक्रिय गैस है उन सब के बारे में बात करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अपन N2 के द्वारा लिखते हैं, अंग्रेजी अक्षर N2 के द्वारा। और नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। ये ध्यान रखना। और कितनी पाई जाती है तो ये आपको ध्यान रखना 78.08%, यानी 78.08%, 78.08। फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन है उनको अपन O2 कहते हैं। क्या कहते हैं? O2। और इस O2 या ऑक्सीजन की मात्रा है 20.94। कितनी है वायुमंडल में? 20.94। ये जो दोनों गैस हैं ये वायुमंडल में लगभग 99% से अधिक मात्रा में ये दो गैसें पाई जाती है। आपको कभी भी पूछ ले वायुमंडल में 99% से अधिक पाई जाने वाली गैसों के नाम लिखो तो आपको ये दो गैसें लिखनी है। इन दोनों का जो संगठन है मिलकर कितना हो जाता है? 99% से भी अधिक हो जाता है। बाकी वाली सभी पॉइंटों में है गैस, ये दो सबसे ज्यादा मात्रा में। फिर बात करें तीसरी गैस, ऑर्गन गैस। जो ये ऑर्गन गैस होती है जिसको अपन अंग्रेजी में AR लिखते हैं, इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.93%, 0.93 भी अपन कह सकते हैं, यानी 1% से भी कम होती है ऑर्गन की मात्रा। फिर अपन बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी सबसे हानिकारक गैस होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए है या भूमंडलीकरण भूतापन के लिए है। तो CO2 की मात्रा 0.003% होती है। कितनी होती है? 0.03%, 0.03% होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बात करते हैं नियोन। ये नियोन को अपन Ne के माध्यम से लिखते हैं, अंग्रेजी अक्षर Ne। इसकी मात्रा पाई जाती है 0.0018। कितनी? 0.0018% नियोन की गैस की मात्रा पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं हीलियम। हीलियम को अपन क्या लिखते हैं? He लिखते हैं। क्या लिखते हैं? He, इंग्लिश अक्षर में, अंग्रेजी अक्षर में। इसकी मात्रा होती है 0.0005%, यानी एक से भी बिल्कुल ही कम भाग, 0.0005%। फिर बात करते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस O3, यानी ओजोन गैस का क्या सूत्र होता है? O3। ये ओजोन गैस कितनी पाई जाती है? 0.00006%, यानी 4 जीरो। ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद में 4 जीरो है तो ओजोन गैस है, पॉइंट के बाद में 3 जीरो है तो हीलियम गैस है, पॉइंट के बाद में 2 जीरो है तो नियोन गैस है, पॉइंट के बाद में 1 जीरो है तो आपकी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, ये आपको क्रम से थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे कम मात्रा में फिर पाई जाती है आपकी हाइड्रोजन गैस। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस, जिसको He से H2 से लिखते हैं हाइड्रोजन को। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन गैस और जो हीलियम गैस है, इन दोनों से जो सूर्य का जो संगठन है, सूर्य किससे निर्मित होता है, कौन सी गैसों का जो गोला है सूर्य, तो आपको ध्यान रखना है सूर्य के जो निर्माण में हीलियम और हाइड्रोजन दो गैसें महत्वपूर्ण है। हीलियम और हाइड्रोजन, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है और कम मात्रा में हीलियम पाई जाती है। तो ये हो गई आपके ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैसीय पदार्थ, जिनसे जो वायुमंडल का निर्माण हुआ है। अब अपन कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना, पृथ्वी को किसी भी चीज को, वायुमंडल की किसी भी चीज को अपनी ओर खींचने का जो बल होता है, जो शक्ति होती है, उसे अपन गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण
वायुमंडलीय जो संरचना होती है वो एक स्तर रूप में रहती है। क्या रहती है? स्तर रहती है वायुमंडल। आपको पूछे वायुमंडल स्तर क्यों रहता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय वातावरण होता है, जो गैस का जो गोला होता है, जो वायु का वातावरण होता है, वो उसी को अपन क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है उसी को अपन वायुमंडल कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ये जो वायुमंडल है ये अलग अलग किलोमीटर में अलग अलग ऊंचाई पर इसकी मात्रा पाई जाती है। जैसे अपन बात करते हैं कि भू सतह से 10,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, यानी पृथ्वी तल से, यहां पृथ्वी तल से लेकर अपन 10,000 किलोमीटर तक जाएंगे, 10,000 किलोमीटर, तो वहां तक आपको क्या मिलेगा? वायुमंडल का अंश मिलेगा, यानी वायु उपस्थित होगी वहां तक 10,000 किलोमीटर तक। लेकिन इसकी कुछ सीमा होती है, वहां पर इतने प्रतिशत मिलेगी, कुछ इतने प्रतिशत, तो वो अपन पढ़ते हैं। तो 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है अपन का वायुमंडल, ये अपन कह सकते हैं सामान्य रूप में। वायु होती है जो एक रंगहीन, यानी इसका वायु का कोई रंग नहीं होता है, वायु की कोई गंध नहीं होती है और वायु का कोई स्वाद नहीं होता। तो ये आपको पूछ सकते हैं वायु गंधहीन होती है कि नहीं होती है, वायु रंगहीन होती है कि नहीं होती है, वायु स्वादहीन होती है कि नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, इसका कोई स्वाद नहीं होता। तो ये आपको ध्यान है, वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था पृथ्वी का, तो उस समय की बात है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, भौतिक व रासायनिक क्रियाओं से आदि से वायुमंडल का निर्माण हुआ होता है। यानी जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय जो भौतिक और जो रासायनिक क्रिया है उनके द्वारा क्या हो रहा है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसका निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं संपूर्ण वायुमंडल का कुल आयतन। अगर ये मान लो यहाँ 10,000 तक है, ये मान लो ये 10,000, ये संपूर्ण वायुमंडल है। इस संपूर्ण वायुमंडल का जो अधिकांश आयतन कहाँ पाया जाता है? जैसे देखो, संपूर्ण वायुमंडल का कुल आयतन 97% है, जो 29 किलोमीटर। ये जैसे मान लो मैंने यहाँ टिक लगा दिया 29 किलोमीटर, ये तो 29 किलोमीटर में आपके 97% वायुमंडल पाया जाता है। यानी टोटल वायुमंडल है ना, उसका आयतन जो आपके 29 किलोमीटर में 97% आयतन पाया जाएगा वायुमंडल का। और बाकी तथा 99% जो आयतन है वो 32 किलोमीटर। अब अपन अगर इससे 3 किलोमीटर और ऊपर जाएं, यानी जैसे मैं बता दूं 32 किलोमीटर, तो 32 किलोमीटर पर आपका लगभग 99% जो वायुमंडल पाया जाता है। यानी अगर 3 किलोमीटर बढ़ी है तो 2% आपकी जो वायुमंडल की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर जो वायुमंडल का आयतन पाया जाता है लगभग 99% है, अपन कह सकते हैं 32 किलोमीटर तक वायुमंडल है। बाकी 99 से लेकर 10,000 तक 1% वायुमंडल पाया जाता है। वायु की जो उपस्थिति होती है वो 1% होती है, ये आपको ध्यान रखना, जो आयतन होता है वो। फिर अपन बात करते हैं वायुमंडल के संगठन में ठोस, द्रव और गैस सहित अन्य कण युक्त पदार्थ उपस्थित होते हैं। यानी ठोस, द्रव और गैस के साथ साथ कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जो निलंबित अवस्था में होते हैं, जो अपन को निलंबित अवस्था में मिलते हैं, निलंबित। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अवयव होते हैं वो गैस है। यानी अपन कहते हैं ना वायुमंडल है जो एक गैसों का आवरण है, जिसको अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? वायुमंडल है जो एक गैसों का आवरण है। तो अपन इन जो वायुमंडल में जो महत्वपूर्ण तत्व होता है, सबसे महत्वपूर्ण, तो ये है आपका महत्वपूर्ण तत्व, प्रमुख। यानी वायुमंडल में किन तत्वों की प्रधानता मुख्य रूप से मानी जाती है? तो वायुमंडल में जो गैसीय तत्व होते हैं उनकी प्रधानता सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये जो दो तत्व होते हैं ना, ठोस और तरल तत्व पदार्थ, इनको अपन गौण रूप में रखते हैं। किस रूप में रखते हैं? गौण रूप में। यानी ये प्रमुख तत्व हो गया, ये प्रमुख पदार्थ हो गए, ये गौण पदार्थ हो गए। तो वायुमंडल की जो संरचना है या जो वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल का जो संगठन है जो मुख्य रूप से गैसीय आवरण का बना होता है, तथा कुछ गौण पदार्थ भी होते हैं। जैसे गौण पदार्थ, जैसे ठोस और तरल में जैसे मैंने यह नाम लिखा, तो गौण पदार्थ और प्राथमिक पदार्थ यानी प्रमुख पदार्थ के रूप में इनका संगठन होता है। तो प्रमुख में आपको ये याद रखना और गौण में आपको ये याद रखना। थैंक यू।